तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो आपकी केमिस्ट्री है उसमें आपका 11 नंबर चैप्टर गैसीय नियम, गैसियस लॉज, तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग थ्योरी देखेंगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके यहाँ पर इससे बन सकते हैं तो उनको देखेंगे। तो ये दोस्तों होने वाला है आपका पार्ट 1। इसके बाद भी आपके 1 या 2 पार्ट आएंगे, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपके आने वाले सभी पार्टों की जो आपकी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। तो मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो गैसीय नियम होते हैं वह क्या होते हैं। तो देखिए गैसीय नियम सिंपल और आसान भाषा में कि जो आपका टेम्परेचर, जो आपका प्रेशर, जो आपका वॉल्यूम होता है, इनमें उपस्थित कणों की संख्या के संबंध को दर्शाने वाला जो नियम होता है वह आपके क्या होते हैं, गैसीय नियम होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि तापक्रम, दाब, आयतन तथा गैसों में उपस्थित कणों की संख्या के मध्य संबंध को दर्शाने वाले नियम को क्या कहा जाता है, यहाँ पर गैसीय नियम बोला जाता है। तो गैसीय नियम के अंतर्गत कई नियम आते हैं जिनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नियम आता है बॉयल्स का नियम, मतलब कि बॉयल्स लॉ। तो यहाँ पर देखिए क्या है बॉयल का नियम यहाँ पर। तो बॉयल कहते हैं कि स्थिर ताप पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब वहाँ पर जो आपकी यहाँ पर आयतन होगा वह आपका दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखते हैं यदि आपका आयतन V है, दाब P हो, तो यहाँ पर देखिए V बराबर क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू मतलब कि क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। कब, जब आपका ताप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, इस P का V के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, या फिर लिख सकते हैं जो PV बराबर आएगा आपका वह क्या होगा, ये आपका एक नियतांक होता है। तो ये आपका नियतांक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी दो चीज़ें दी हुई हैं। एक जगह आपका यहाँ पर किसी द्रव्यमान की गैस का आयतन P1 V1 हो, आयतन V1 और दाब P1, और दूसरी जगह आपका दाब P2 और आयतन V2, तब क्या करेंगे, आपको पता है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है वह आपका नियतांक होगा। तो जो आपका पहले वाले का आएगा वही आपका दूसरे वाले का आएगा, इसलिए P1 V1 बराबर क्या हो जाता है, P2 V2 हो जाता है। तो ये हो गया बॉयल का नियम। इसको याद कैसे करना है, तो देखिए आपको पता है कोई भी चीज़ आप बॉयल करते हैं तो वो टेम्परेचर के बेस पर होती है, उसमें ऊर्जा होती है, मतलब टेम्परेचर वहाँ पर आपको यहाँ पर देखना टेम्परेचर, तो वही यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो बॉयल को आप टेम्परेचर से जोड़ के देखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पर चार्ल्स का नियम है। तो देखिए चार्ल्स के नियम में क्या होता है कि स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि आयतन V तथा परम ताप आपका T हो तो जो आपका V होगा वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पर T के। तो अब यहाँ से V बराबर T क्या हो जाएगा, V अपॉन T, वह आपका नियतांक के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम आपसे बात करें कि एक गैस का आयतन आपका T1 V1 है, आयतन और टेम्परेचर, और यहाँ पर दूसरी गैस का टेम्परेचर मतलब कि जो आपका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है, आयतन आपका V1 से V2 हो जाता है, तो तब वहाँ पर क्या होगा कि V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, क्योंकि आपको पता है दोनों का जो यहाँ पर रेशियो हुए तो आपका कांस्टेंट होना है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाता है चार्ल्स का नियम। तो चार्ल्स के लॉ के कुछ यहाँ पर देखिए अनुप्रयोग दिए गए हैं। पहला अनुप्रयोग है हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, दूसरा है रोटी का बनना। तो ये आपके चार्ल्स के नियम के यहाँ पर अनुप्रयोग हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म है परम ताप, जो यहाँ पर आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सेल्सियस ताप में जब हम लोग 273 जोड़ देते हैं तो वह परम ताप में बदल जाता है, जिसको हम लोग किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये 273 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये परम ताप हो जाएगा जो आपका 273 डिग्री केल्विन हो जाएगा। यदि यही 0 की जगह अगर यहाँ पर 15 दिया होता तो यहाँ पर 15 जोड़ देते थे। तो इस तरह यदि हम सेल्सियस ताप में 273 जोड़ दे तब वह आपका क्या हो जाता है, परम ताप बन जाता है। तो आपको परम ताप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आता है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है, वह ताप जिस पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। एक आपका ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी गैस आपकी द्रवित लिक्विफाइड नहीं की जा सकती है, तब वह आपका वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, क्रांतिक टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक नियम और होता है ताप दाब नियम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आयतन स्थिर रहता है। एक में आपका टेम्परेचर स्थिर था,
एक में प्रेशर, अब इस वाले में आपका आयतन स्थिर होता है। जब आपका आयतन स्थिर होता है तो क्या होता है, गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। जो आपका प्रेशर होता है वह टेम्परेचर के यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है। तब यहाँ पर P/T बराबर क्या हो जाता है, ये आपका एक नियतांक हो जाता है। और यहाँ पर यदि हम P1 T1 की बात करें तो P1 T1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, P2/T2 हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आदर्श तथा वास्तविक गैसें, तो क्या है, आदर्श गैसें ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का जो है पालन करती हैं। इसमें आपका चाहे जो परिस्थिति हो सभी का पालन करेंगे। लेकिन जो आपकी वास्तविक गैसें होंगी केवल उच्च ताप एवं कम दाब पर गैस नियमों का पालन करती हैं। तो जो आपकी वास्तविक गैसें होंगी वह आपका टेम्परेचर उच्च होना चाहिए और प्रेशर आपका कम होना चाहिए, तभी वह गैस के नियमों का पालन करेंगी। तो ये आपका हो गया आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एक गैस इक्वेशन होता है जो यहाँ पर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी प्रयोग होता है। तो वह देखिए कैसे आता है, तो यहाँ पर बॉयल का जो नियम है, जो चार्ल्स का नियम है, इसकी सहायता से आपका ताप दाब तथा आयतन में संबंध स्थापित किया जाता है, जिसे एक गैस समीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी सहायता से किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन पर ताप व दाब के परिवर्तन का सम्मिलित प्रभाव देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है बॉयल का लॉ, V बराबर क्या होता है, V इज मतलब कि जो आपका V होता है वह आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, प्रेशर के, तो वो लिख लिया। उसके बाद फिर जो आपका यहाँ पर चार्ल्स का नियम होता है उसमें क्या होता है, V आपका क्या होता है कि अनुक्रमानुपाती होता है किसके, यहाँ पर टेम्परेचर के। अब ये समीकरण 1 व 2 हो गए, समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तो आपको पता है V जो होगा आपका इसके टेम्परेचर के क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, जो यहाँ पर आपका प्रेशर है इसके क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से क्या करते हैं, PV का मान निकालते हैं। तो PV बराबर क्या आ जाएगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर एक नियतांक आएगा जिसको R बोलते हैं, R हो जाएगा। तो ये PV बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। R क्या है, ये आपका एक गैस नियतांक होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पर होती है 8.314 जूल केल्विन, मतलब कि आपका जूल पर केल्विन होता है, इसलिए ये -1 लगा हुआ है। तो आपका क्या होता है, जूल पर केल्विन, और यहाँ पर आपका केल्विन और इनटू में आपका मोल होता है, क्योंकि दोनों में आपकी -1 पावर लगी हुई। तो क्या होता है 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल। तो ये आप क्या होता है, अथवा यदि कैलोरी में ज्ञात करना है तो 2 कैलोरी अपॉन आपका केल्विन मोल होता है। तो ये आपका क्या होता है R का मान, जिसको हम लोग गैस नियतांक बोलते हैं। अब यहाँ पर यदि गैस के n मोल अगर हो जाएंगे तो वहाँ पर आपका PV बराबर nRT कर देना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब आपका जब 1 था तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो RT लिखा। अब यहाँ पर जब आपके n हो जाएंगे तो nRT कर देंगे, तो ये आपका PV बराबर nRT आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ क्या क्लियर हो जाती है, यदि हम लोग इसका मान निकालें PV/T का, तो ये किसके बराबर होगा, R का, R के। तो R क्या है, एक आपका नियतांक है। तो आपको पता है यदि यहाँ पर 2 हो, मतलब कि एक आपका प्रेशर हो और एक प्रेशर P1 हो, दूसरा प्रेशर P2 हो, एक आयतन V1 हो, दूसरा आयतन V2 हो, एक टेम्परेचर T1 हो, दूसरा टेम्परेचर T2 हो, तो क्या बोल सकते हैं कि जो P1 V1/T1 होगा वह किसके बराबर होगा, P2 V2/T2 के। तो ये आपका क्या जाएगा, ये आपका एक फार्मूला है, मतलब कि ये आपके क्वेश्चंस में यूज होता है। तो ये यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया जो इनमें PVT में संबंध है, जो आपका प्रेशर, आयतन और मतलब कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक आपका क्या होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये आपका अक्रिय गैसों के लिए है। यदि अक्रिय गैसें 2 या 2 से अधिक गैसों को एक पात्र में बंद कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या होता है, समस्त गैसों का परिणामी दाब जो होगा वह उनके अलग अलग दाबों के योग के बराबर होता है। तो वही बोला गया, जैसे कि आपसे बोला जाए कि आपकी सभी गैसें एक क्या है कि जो एक पात्र में बंद कर दी जाएं, तो जो आपका टोटल रिजल्टेंट आएगा, जो आपका परिणामी आएगा वह आपका किसके बराबर होगा, अलग अलग सब गैसों का अलग अलग प्रेशर निकालने, पहली गैस का अलग, दूसरी गैस का अलग। तो जो यहाँ पर आपका परिणामी होता है वह क्या होता है, P1 P2 प्लस P3 जितनी भी आपकी होंगी उतना ये क्या होता है, यहाँ पर योग के बराबर होता है, उनके रिजल्टेंट के बराबर होता है। तो ये कहने का मतलब था। अब तो यहाँ पर देखिए अब
आपका आंशिक दाब क्या होता है, तो आंशिक दाब की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। तो किसी गैस का ताप और आयतन गैसीय मिश्रण के ताप और आयतन के बराबर होने पर जो अकेली गैस का जितना दाब होगा वह आपका आंशिक दाब होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई गैस है, उसका ताप और आयतन किसी मिश्रण में जो आपकी गैसें सबका मिला के आपके ताप और आयतन के बराबर हो जाए, तो वहाँ पर उस अकेली गैस का जो दाब होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वह आपका आंशिक दाब होता है। तो ये हो गया आंशिक दाब। अब इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी होता है, क्या होता है, तो वह देखिए यहाँ पर दिया गया है। आंशिक दाब ज्ञात करने के लिए यदि गैसों के मिश्रण का संपूर्ण दाब P है, संपूर्ण दाब P है, मिश्रण में कुल अणुओं की संख्या n है, जिस गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है उसमें n1 है, तो आंशिक दाब बराबर क्या होता है, जिसको हम लोग P1 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो टोटल यहाँ पर दाब होगा संपूर्ण दाब इनटू आपका जो जिस गैस का निकालना है उसके अणुओं की संख्या अपॉन आपका जो यहाँ पर टोटल मिश्रण में अणुओं की संख्या है। तो इससे आप इस फार्मूले से निकालते हैं जो आपका आंशिक दाब होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक आता है ग्राहम का विसरण नियम। तो इसमें क्या होता है, देखिए गैसों का वह अणु जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं, वह आपका गैसों का विसरण कहलाता है। गैसों का विसरण क्या होता है, गैसों का एक ऐसा गुण होता है जो वह आपके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध यहाँ पर मिलने की एक प्रवृत्ति रखती है, तो वह आपका गैसों का विसरण होता है। ग्राहम ने इसके अनुसार एक नियम दिया था, किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती हो। तो यहाँ पर गैस की विसरण की दर को R से प्रदर्शित करते हैं, घनत्व को D से। तो जो आपका R है वह आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, D के घनत्व की। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हो गया एक गैस के लिए। जब आपकी दो विभिन्न अलग अलग गैसें उपस्थित हों तो आपको पता है इनका रेशियो तो आपका बराबर ही होना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R1/R2। अब आपको पता है जब आपकी चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती में होती हैं तो वह आपकी ऊपर आ जाती हैं, तो D2 ऊपर आ जाएगा, D1 आपका नीचे चला जाएगा। कैसे इसको समझाना चाहूँ तो देखिए ऐसे, R1 बराबर क्या होगा 1/D1, फिर उसके बाद R2 बराबर क्या होगा 1/D2। तो ये आपकी चौथी संख्या ये ऊपर आएगी और ये यहाँ पर आ जाएगी, तो इसलिए आपका D2/D1 होता है रूट के अंदर। तो वही लिखा गया है। अब देखिए, तो ये हो गया। अब आपको पता है कि जो आपका अणु भार होता है, पिछले वीडियो में भी बताया था, वह आपका 2 इंटू क्या होता है D, वाष्प घनत्व के 2 गुने के बराबर होता है। हमने क्या किया कि इसके अंश में भी 2 से गुणा किया, इसके हर में भी 2 से गुणा किया, तो क्या हो जाएगा 2D1 अपॉन में 2D2, और ये रूट के अंदर ऑलरेडी बंद है। तो क्या हो जाएगा 2D1 आपका M1 या 2D2 है, ये 2D2 ये 2D1, तो 2D2 आपका M2 के बराबर और 2D1 आपका M1 के बराबर। और ये आपके M1 M2 क्या हैं, ये आपके अणु भार होंगे जो गैसों के अणु भार होते हैं, तो M2/M1 आ जाएगा। तो ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला और होता है, यदि विसरण की दर आपकी R बराबर V/T फार्मूला होता है, तो यदि आपके V1 V2 हो तो क्या हो जाएगा R1 बराबर आपका क्या आएगा, R1 बराबर V1/T1, और यदि आपका R2 निकालें तो आएगा V2/T2। तो आपको पता है ये चौथी संख्या इधर आएगी और तीसरी वाली इधर आएगी, तो क्या आएगा V1 इंटू T2, इधर आपका V2 इंटू T1। तो वही यहाँ पर लिखा है V1 इंटू T2 और अपॉन में V2 इंटू T1, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपको होता है R1/R2 किसके बराबर है, रूट के अंदर D2/D1 का। ये एक और बराबर हो जाएगा इसके M2/M1 की भी बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला जो आपके इस चैप्टर में मैक्सिमम न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज होने वाला क्या है, R1/R2 जो होगा V1 इंटू T2 अपॉन V2 इंटू T1 के बराबर होगा, और किसके बराबर होगा, रूट के अंदर D2/D1 के, और किसके बराबर होगा, रूट के अंदर M2/M1 के। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, काफ़ी यूज होगा। अब देखिए गैस की आणविक गतियाँ यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ऑफ गैसेस है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो वर्ग माध्य मूल वेग यहाँ पर आपको निकालना है, तो इसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं V, और उसके बाद RMS लिख देते हैं। तो ये आपका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर 3RT/M। अब वही केस यदि आपकी दो हो, आपके डबल गैसों के लिए हो, तो दोनों का अनुपात निकालना हो तो V1/V2 हो जाएगा, और आपको पता है R आपका हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि आपका नियतांक है, तो R से R कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा क्योंकि ये भी एक आपकी क्या है वैल्यू है। तो बचेगा क्या, T1 बचेगा, और ये आपका M2 ऊपर आ जाएगा। देखिए कैसे आपको समझा भी देता हूँ। V1 बराबर आया R1 T1 और M1 रूट के अंदर, V2 R1 R को हटा देते हैं क्योंकि आपको पता है R तो हट ही जाएगा, और इधर आया
T2/m2। तो ये आपका ऊपर जाएगा, ये आपका इधर आ जाएगा, तो T1 इंटू m2 हो जाएगा और T2 इंटू m1 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर आपका क्या, ये हो गया आपका वर्ग माध्य मूल वेग। आगे यहाँ पर अधिकतम प्रायिकता वेग क्या होगा, ये सेम फार्मूला होता है, इधर आपका 3 की जगह 2 हो जाता है। तो बस इतना याद रखना है। और आपका 2 कट जाएगा जब यहाँ पर आप 2 गैसों के लिए निकालेंगे, 2 गैसों में आपके टेम्परेचर T1 T2 हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपके जो वेग हैं वह भी U1 U2 हो जाएंगे, और वहाँ पर आपके अणुभार भी M1 M2 हो जाएंगे। तो क्या होगा, U1/U2 बराबर आपका T1 इंटू M2 अपॉन का T2 इंटू M1। तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं और इनमें आपको आगे कुछ नहीं देखना। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जो देख के इस वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो पहला यहाँ पर ये है कि आप जो यहाँ पर मानक मानते हैं, कौन से टेम्परेचर को मानते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन को, ये आपका मानक टेम्परेचर होता है। मानक प्रेशर की बात करें तो 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर दाब जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है, ये आपका मानक प्रेशर होता है। अब यहाँ पर यदि आपका कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो उसको किस में चेंज करेंगे, 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कर लेते हैं, तो जिससे वो आपका मानक माना जाता है। तो ये हो गया। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है, तो आगे है स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, उसका तापमान यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे तो उसका जो आयतन होगा वह भी 1/273 भाग बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम लोग उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -1 डिग्री सेल्सियस कर दें तब उसका यहाँ पर आयतन भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/273 भाग घट जाएगा। तो सेम है, यदि आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पर आयतन भी कितना बढ़ेगा, 1/273 भाग, मतलब 1/273 भाग। और यहाँ पर यदि उसका आयतन कम करेंगे तो उसका 1/273 भाग घट भी जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आगे है किसी गैस की किसी सूक्ष्म छिद्र से होकर दूसरी ओर जाने की क्रिया यहाँ पर निसरण या फिर अपसरण कहते हैं। इसकी दर भी घनत्व के वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती होती है। वही जो आपका विसरण था उसी तरह इसका भी फार्मूला आपका अपसरण का भी होता है। तो अब यहाँ पर ये वाला देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्या है, उच्च ताप तक कम दाब पर सभी वास्तविक गैसें आदर्श व्यवहार करती हैं। तो आइडियल व्यवहार कब करेंगी आपकी वास्तविक गैसें, जब आपका टेम्परेचर उच्च होगा और आपका प्रेशर कम होगा। तो ये हो गया। तो आगे है 0 के को यहाँ पर परम ताप बोलते हैं। इसके बाद -273 डिग्री केल्विन डिग्री सेल्सियस बोलेंगे और 459.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखिए कैसे, तो आपको पता है जब आप सेल्सियस में 273 जोड़ते हैं तब वह केल्विन में हो जाता है, केल्विन में हो जाता है। यदि आपका यही 0 केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो इसमें आप 273 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -273 हो जाएगा। और इसको चेंज करना है आपको फ़ारेनहाइट में, तो फार्मूला होता है उससे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आदर्श गैस आपकी काल्पनिक गैस होती है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो इस तरह दोस्तों ये चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया जो इसकी थ्योरी थी। तो उम्मीद है थ्योरी पार्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अभ्यास प्रश्नमाला के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।